आपने जो सवाल मुझसे पूछा कि त्वरित न्याय आज नहीं मिल रहा है, इसके कई फैक्टर्स हैं। जी जी। और उस फैक्टर का जिम्मेदार केवल जजेस नहीं है, लॉयर भी है, हम लॉयर्स भी हैं और लिटिगेंट्स भी हैं। कि जजेस आज जो काम करने के लिए बैठते हैं, चूंकि अपने केवल तनख्वाह के बारे में सोचते हैं, ये अवमानना हो सकती है मेरी बातों का। हो सकता है किसी जज को जो मुझको देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे उनको बुरा लग सकता है, लेकिन सच्चाई यही है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे जिले में मानवता की मिसाल बन चुके, संपूर्ण समाज को इंसानों की सेवा से जोड़ने के लिए विजय महाराज जी, एक बड़ा नाम। आइए इनसे मिलते हैं और सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। सर, हमारे करियर स्टूडियो में आप आए हैं, बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। ऐसे तो हर कोई आपको जान रहा है, फिर मैं चाहूँगा जो दर्शक यहाँ से देख पा रहे हैं, जो ऐसे भी दर्शक हैं जो आपको नहीं जान रहे हैं, उनसे अपना परिचय साझा करें। अपना परिचय देने के पहले मैं इस बात के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ कि मेरे ऐसे छोटे आदमी को आपने अपने स्टूडियो में बुलाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर रोशन जी का, जो एक डॉक्टर ENT स्पेशलिस्ट होते हुए भी उन्होंने समाज के लिए कुछ करने की ठानी है, जिसके प्रारूप के रूप में उन्होंने KV स्टूडियो स्टार्ट किया। KV स्टूडियो का मैं धन्यवाद इसलिए भी करना चाहता हूँ कि बेगूसराय की धरती को आम दूसरे जगहों के लोगों के लिए, विश्व के लिए, पूरे देश के लोगों के लिए जानने के लिए बेगूसराय की धरती के आखिर तथ्य क्या है, इसको जानने के लिए आप लोगों का प्रयास रियली सराहनीय है। मैं विजय कुमार महाराज, जैसा कि मेरे नाम से आप परिचित हो, बेगूसराय सिविल कोर्ट में मैं अधिवक्ता हूँ और अपने जीवन के क्षण में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी वकालत की दुनिया में आऊँगा। मेरा ख्वाब एक डॉक्टर बनने का था, लेकिन आई टेल यू वेरी फ्रैंक कि मुझे मेडिकल में हुआ नहीं। फिर इन द मीन टाइम फादर ने कहा, मैं 36वीं बिहार पुलिस सर्विस कमीशन क्वालिफाई किया, बट मेरे फादर चाहते थे कि मैं वकालत में आऊं और मैं उनके कारण, उनकी प्रेरणा से मैं वकालत में आया। एक लंबी दूरी मैंने तय किया। एक चीज़ मैं पहली बात कहना चाहता हूं उन वकील भाइयों से जो मुझको देख रहे हैं कि वकालत की दुनिया में एक बहुत खूबसूरत सा प्रोवर्ब है कि देयर इज अ नो बी लाइन। मधुमक्खियों की एक आदत होती है कि छोटा से छोटा रास्ता इस्तेमाल करे, इसलिए बी लाइन प्रोवर्ब बनाया गया। देयर इज नो बी लाइन। एक ही ध्येय है, एक ही चीज़ है इस दुनिया में आगे बढ़ने का कि आप डिलिजेंट एंड इंटेलिजेंट दोनों हो जाओ, आप कस के मेहनत करो और समाज में आगे बढ़ते जाओ। तो मैंने भी 1992 से अभी तक अपने पिता की प्रेरणा से, अन्य गुरुओं की प्रेरणा से मैं संघर्षरत रहा और काफ़ी संघर्ष करके इस मुकाम को हासिल किया जहाँ पे मैं आज हूँ। मुझसे भी बड़े लोग हैं यहाँ बेगूसराय कोर्ट में, बट जो मैंने हासिल किया है वो अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से और अपने संघर्ष से। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम चाहिए कि अपने जिस जीवन संघर्ष की आपने यहाँ से जिक्र किया, मैं चाहूँगा कि कुछ संघर्ष हमारे दर्शकों से साझा करें ताकि उससे प्रेरणा हमारे दर्शक लें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। मैंने जब वकालत शुरू किया, 3-4 महीने के बाद मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि अब तुम अपनी दुनिया बनाना शुरू करो। और जब मैं अपनी दुनिया बनाना शुरू किया तो 3 केसेस मेरे पास थे, 3 के 3 कंप्लेंट, जिसमें से 2 कंप्लेंट ये कह के चला गया कि एक जूनियर बच्चे से कैसे लड़ूंगा। लेकिन मैं लगातार खटता रहा, पढ़ता रहा, मेहनत करता रहा और मुझे याद है कि 2 साल के बाद वही आदमी, वही क्लाइंट जो मुझे छोड़ के गए थे मेरे पास आए थे कि सर मुझे आर्गुमेंट कर। आपके पास अनुभव उसमें ये समझ रहे थे कि पास अनुभव। एग्जैक्टली। सो एक बात आप जानो, संघर्ष बहुत बड़ी चीज़ है। संघर्ष तो जीवन ही संघर्ष है। जी। जीवन अपने आप में एक संघर्ष है अगर आप करते जाओ, लेकिन बट यू हैव टू थिंक, डू 2 थिंग्स। आप निगेटिव अप्रोच से संघर्ष कर रहे हो या पॉजिटिव अप्रोच से। अगर आप पॉजिटिव अप्रोच से संघर्ष कर रहे हो तो निश्चित तौर पे आप दिनों दिन आप आगे की तरफ बढ़ते चले जाओगे। लेकिन संघर्ष के पीछे अगर आपका निगेटिविटी है
देन सर्टेनली आप पीछे की तरफ भागोगे, कितना मेहनत करोगे आगे नहीं जाओगे। सो मेरा पहला चीज कि जीवन संघर्ष है, ये बचपन से सुनता आया, लगातार खटता रहा, संघर्ष में लगातार पढ़ता रहा। शुरू के दिनों में काफी कम पैसे मिलते थे, आज पैसे भी मिलते हैं, शोहरत भी मिलती है, काम भी मिलता है, तो इसलिए संघर्ष तो लाइफ में चलता रहता है। सर, एक वकील के रूप में सर न्याय से जब जुड़े हुए हैं और कहा जाता है कानून के हाथ लंबे होते हैं और न्याय हमेशा न्याय ही होता है, लेकिन अगर न्याय में देरी हो तो कहीं ना कहीं न्याय का महत्व कम हो जाता है, और इस बात से आप मुंह नहीं मोड़ सकते कि मौजूदा परिस्थिति में न्याय समय पर मिले ये बहुत बड़ी बात हो गई है। आज ऐसे भी लोग हैं जो पूरे जीवन न्याय का इंतजार करते रहते हैं और जीवन उनका बीत भी जाता है, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पाता, तारीख पर तारीख मिलती जाती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गौरव, आपने बहुत कुछ उलझा हुआ, कुछ लंबा सवाल आपने किया, लेकिन शॉर्ट में मैं कुछ जवाब आपको दे दूं। आपने जो सवाल मुझसे पूछा कि त्वरित न्याय आज नहीं मिल रहा है, इसके कई फैक्टर्स हैं। जी जी। और उस फैक्टर का जिम्मेदार केवल जजेस नहीं है, लॉयर भी है, हम लॉयर्स भी हैं और लिटिगेंट्स भी हैं। फ्राइवोलस पिटीशन फाइल करना, कानून में इतना ज्यादा लचीलापन है कि एक पिटीशन डाल के किसी मुकदमे को लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता है, जो हम लोग भी करते हैं, एक लॉयर भी करता है। जजेस की तरफ से कॉपरेशंस नहीं मिलता है। आज जजेस, आपको हैरत लगेगा कि जजेस आज जो काम करने के लिए बैठते हैं, चूंकि अपने केवल तनख्वाह के बारे में सोचते हैं, ये अवमानना हो सकती है मेरी बातों का, हो सकता है किसी जज को जो मुझको देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे उनको बुरा लग सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि मोस्ट ऑफ द जजेस, कुछ जजेस को छोड़ के केवल अपना वक्त जाया करते हैं वो। दूसरी चीज, लिटिगेंट्स जो आपके पास आते हैं, वो लिटिगेंट्स भी कभी कभी मुकदमे को लगातार बढ़ाने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं, जिसमें तरह तरह का पिटीशंस देता हुआ। एक कहा गया है कि हिंदुस्तान का कानून जो है ना, दैट इज अ हेवन फॉर द क्रिमिनल्स। मैं समझता हूं ये शायद सही है। मैंने बहुत अंदर उतर के देखा है, इतना ज़्यादा लचीलापन हमारे कानून में दिया गया है जो किसी मुकदमे के समापन में, उसके डिसीजंस के तक पहुंचने में उनको काफ़ी सहयोग प्रदान करता है। इसलिए कानून में थोड़ा सा तब्दीली होनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, हम लॉयर्स को भी अपनी लायबिलिटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखना चाहिए। जजेस को भी ये देखना चाहिए कि कितना जल्दी न्याय किसी व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है। कानून का एक लचीलापन है, एक बात जानो आप, कानून में एक बहुत बड़ी चीज मैं बोलने जा रहा हूं कि इस कानून में जहां पर अपराध बहुत ज्यादा बढ़ा है, वहीं पर फॉल्स इंप्लीकेशन के केसेस भी बढ़े हैं। जी जी। मेरी दुश्मनागत किसी से है कुछ नहीं, चलो भैया रियल कल्प्रिट्स 2 है, उसके साथ 2 को मैंने जोड़ दिया। तो इसकी परिस्थितियां क्यों हट रही हैं कि हमारे कानून के हिसाब से जब इन्वेस्टिगेशन में कोई मुकदमा होता है, उस वक्त डिफेंस को, एक्यूज्ड को इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि अपनी बातों को वो रख सके, अगर रखता है तो उसको सुनता भी नहीं है। कानून, आपको अजूबा लगेगा यहाँ का कानून, कि एक हमें पटना हाईकोर्ट का एक डिसीजन पढ़ने का मुझे मौका मिला, जिसमें यह लिखा कि सर्टेनली द पुलिस ऑफिसर इज द मास्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो अगर वो इन्वेस्टिगेशन का मास्टर है और किसी मजिस्ट्रेट को, किसी जज को इस बात का कोई अधिकार कानून में नहीं दिया गया कि अगर इन्वेस्टिगेशन रॉन्ग लाइन पे चल रहा है तो वो किसी प्रकार से कर्टेल करे और उनको डायरेक्शन दे। आप एक पिटीशन देते हो मजिस्ट्रेट के सामने और वो आपको कहता है साहब ये तो मुझे, मेरा अधिकार के अंदर है ही नहीं, लेट द चार्जशीट कम। तो कई चीजें, कई फैक्टर्स इस मामले में हैं जो एक लंबे डिस्कशन की प्रक्रिया है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस दिन लॉयर अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा, जजेस इस रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा कि त्वरित न्याय हो, उस दिन त्वरित न्याय की प्रक्रिया, उसकी समापन निश्चित तौर पे होगा। आप एक चीज अंदाज करो ना, ये कोविड-19 में हर जज कोर्ट्स प्रीमिस में आप जब जाएंगे तो हर इजलास पे कर्टेन लगा दिया गया है। अब कर्टेन के पीछे जजेस बैठे हैं, लेकिन एक दिन वर्चुअल, एक दिन फिजिकल, ऐसा करके वो काम को टालते चले जा रहे हैं। गवाह देने के लिए गवाह आता है, उसको टाल देते, चलो भाई कोविड-19 है। क्यों भैया?
ऑनरेबल हाई कोर्ट में आप चले जाओ, पेंडेंसी ऑफ द केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। वहां पे एक जज जो अंदर चेंबर में बैठे हैं, एसी चेंबर के अंदर उनका आवास, उनका बैठना है, बाहर में क्लाइंट्स हैं, वहां से कोविड उनको इफेक्ट नहीं कर सकता है, इसके बावजूद वहां पे डिस्पोजल 25 से 50 मुकदमा होता है। तो त्वरित न्याय हिंदुस्तान में है कहां? और खास तौर पे जहां तक बिहार का सवाल है बच्चे, त्वरित न्याय तो यहां एकदम नहीं है। एक मुकदमा लगातार बरसों बरस चलता चला जा रहा है। एक एक टाइटल सूट 20 साल, 25 साल, 40 साल से पड़ा हुआ है। मुझे हैरत लगता है कि 92 का मुकदमा, जिस साल मैंने ज्वाइन किया, सेशन हुआ था, आज उसका मैं आर्गुमेंट कर रहा हूं। इट्स रियली सरप्राइजिंग कि 92 से 2020 आप अंदाज कर लो 29 साल करीब हो गया। 29 साल के दौरान यह मुकदमा पड़ा हुआ है। व्हाट्स फॉर? तो सबसे बड़ी चीज लचीलापन जब तक इस कानून में समाप्त नहीं होगा, त्वरित न्याय किसी इंसान को नहीं मिल सकता है। सर, बहुत बड़ी बात आपने कहा। निश्चित रूप से इस बात से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि आज हमारे देश के जो लोग हैं अपनी जवाबदेही से मुंह मोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो लचीलापन जिसकी जिक्र कर रहे थे, निश्चित रूप से ऐसा है। सर, एक वकील के रूप में, एक भारत के आम नागरिक के रूप में, जो देश और समाज में जो अपराधीकरण जो बढ़ा है, इसको लेकर सर क्या करना चाहेंगे कि पहले का जो हमारा समाज था और आज का जो समाज है, ये इसको किस नजर में देखते हैं? बहुत आसान, बिल्कुल क्लियर है। ये पिक्चर तो बहुत क्लियर है। अपराध कब बढ़ता है? जब किसी इंसान के पास जरूरत की चीजें पूरी नहीं होती हैं तो उसको पूरा करने के लिए अपराध करना पड़ता है। उसको एनी हाउ उनको पैसा चाहिए। एक बात आप सबसे जानो, सेल्फ असेसमेंट लोग करना भूल चुके हैं। मैं इस काबिल हूं तो इसी काबिल रहूं। अगर अंबानी आज अंबानी बना है, कोई बंदा आज डॉक्टर रोशन अगर रोशन बने हैं, उनका नाम हुआ है, तो इसके पीछे उनका मेहनत, उनका संघर्ष भी काम किया है। लेकिन यहां पे लोग शॉर्टकट में अमीर बनना चाह रहे हैं, एक परिस्थिति। दूसरी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। जिस बेरोजगारी का दूसरा बहुत शॉर्टकट रास्ता, कोई आदमी कमाना चाहता तो अपराध की दुनिया में हो जाएगा। आप एक सिंपल सा एग्जांपल लो ना, अभी एक्साइज एक्ट में हर आप चले जाओ, सबसे ज्यादा मुकदमा आज एक्साइज एक्ट में हो रहा है। क्यों? इजी गोइंग। इन्होंने रोक तो दिया, मुझे बोलना नहीं चाहिए, पुलिस अफसर के यहां भी बिक रहा है वो शराब की बोतलें। ये हर आदमी जानता है, भले वो कर्टेन के पीछे से बिक रहा हो। तो अपराध करने के लिए बच्चों को क्या चाहिए? अब लोगों को लगता है नहीं, ये शॉर्टकट रास्ता भैया, जल्दी से पैसा कमा जाएंगे, एक बोतल ला, उसको डबल करके बेच दो। तो मेरे कहने का मतलब, जब तक आप यहां की सरकार, जब तक बेरोजगारी की मसले को नहीं करेगी, जब तक इसके ऊपर कार्यरत नहीं होगी, तब तक ये अपराध बढ़ता चला जाएगा। एक कारण। दूसरा, किसी आदमी को तुरंत कुछ बड़े से बड़ा बन जाना। यहां पर पहले के जमाने में याद करो, जो विद्वान हुआ करते थे वो बड़े हुआ करते थे। आज जिनके पास दौलत ज्यादा है वो बड़े हैं। बिल्कुल सर। तो ऑटोमेटिकली जब समाज की सोच बदलेगी, जब आर्थिक स्थिति, आर्थिक परिस्थिति वहां पे बहुत ज्यादा बैठ जाएगी, जब आर्थिक चीज ज्ञान पर और क्या बोलते हो आप उसको बोलो कि ज्ञान पर, विद्वता पर जब वो हावी हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे लोग शॉर्टकट में जाएंगे। और जब शॉर्टकट में जाएंगे तो सर्टेनली अपराध बढ़ेगा। अपराध के तो मेन कारण यही है। सर, एक जैसे कहा जाता है कि कानून, देश का कानून, देश का संविधान, तो जो संविधान के प्रति जो हमारा सम्मान होना चाहिए, हमारे मन में जो संविधान के प्रति जो भाव होना चाहिए, आज कहीं ना कहीं वो भाव कमा है, वो आदर कमा है। लोग उसको अलग अलग रूप में, अलग अलग तरह का मतभेद के रूप में देख रहे हैं। निश्चित तौर पे यू आर गौरव करेक्ट। कानून पढ़ा है सर। आप एक बात समझो, सिंपल सा चीज, एक लाइन में इसका मैं जवाब देता हूं आपको। जब आप हिंदुस्तान के संविधान को पढ़ोगे तो दो चीजें उसमें आती हैं, एक तो राइट और दूसरा ड्यूटीज। जी बिल्कुल। ह्यूमन राइट्स कमीशन तो बनता चला जा रहा है। जी। हर इंसान अपने राइट के लिए खड़ा तो है, लड़ रहा है, बट अपनी ड्यूटी उसकी क्या है इसको वो भूल चुका है। और सर, राष्ट्रगान गाने में लोग कह रहा है कि हम राष्ट्रगान नहीं गाएंगे। एग्जैक्टली। भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हिंदुस्तान नहीं बोलेंगे, इस तरह का क्योंकि संविधान में लिखा हुआ नहीं है। आपका सवाल मैंने समझाने, हिंदुस्तान अगर बोलने से कतराते हैं तो आप इसको जानो ना कि इसको लोग इस रूप से ना, एक सिंपल सा चीज देता हूं मैं। आपने ड्यूटी की बात की, इसलिए मैंने एक सिंपल सी चीज मैं बताता हूं। आपने कहा हिंदुस्तान कहने से लोग भागते हैं, भारत माता की जय बोलने से भागते हैं। सही में या नहीं भागते हैं?
क्योंकि उनके माथे के अंदर अब देश से सर्वोपरि उनका अपना स्वार्थ है। एक याद करो, विवेकानंद साहब ने कहा था कि सर्टेनली सर्व योरसेल्फ, बट एट द सेम टाइम यू सर्व द सोसाइटी एंड सर्व द कंट्री, सर्व द नेशन। आज वो कहाँ है? वो जब समाप्त हो जाएगा, समाज के प्रति मेरा क्या उत्तरदायित्व है, इसको जब आप समाप्त कर दोगे, देश के लिए मेरा क्या उत्तरदायित्व है, देश के इंटरेस्ट से ज्यादा सर्वोपरि जब अपने इंटरेस्ट को आप रख दोगे, तो निश्चित तौर पे हिंदुस्तान कहने से भागोगे। धर्म में जब हिंदुस्तान को बांटना शुरू करोगे, तब हिंदुस्तान कहने से भागोगे, भारत माता की जय कहने से भागोगे, गीत है क्या, राष्ट्रगान गाने से भागोगे। निश्चित आपने जिक्र किया यहाँ पर धर्म का, आपको नहीं लगता, चूंकि आप न्यायविद भी हैं, आप एक अच्छे अभिभावक भी हैं और धर्म साधना से भी आपका जुड़ाव रहा है, तो आपको नहीं लगता कि आज धर्म के नाम पर मानव बंटा हुआ है? इस युग में धर्म और जीवन के संदर्भ में सच्चाई नहीं। गौरव, एक बात समझो आप, धर्म को लोगों ने गलत समझा है। धर्म क्या है? जिसको धारण किया जा सके। सिंपल मैथमेटिक्स है। सिंपल। आज धर्म किसको कह रहे हैं? मुल्ला बैठे अपनी कुर्सी पर, अपने हिसाब से कुरान को बदल रहे वो। जी। पंडित बैठे हैं अपने कुर्सी पर, अपने हिसाब से धर्म को बदल रहे हैं। जब उनका स्वार्थ निहित हो जाएगा, धर्म के साथ जब उनके स्वार्थ का जुड़ाव हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे धर्म तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। नहीं, धर्म तो हमेशा मानवता की सेवा सिखाता है। एग्जैक्टली। धर्म मतलब परोपकार, धर्म मतलब त्याग। किसी भी धर्म को, चाहे कोई मजहब हो, धर्म का मतलब होता है सत्य। जी। लेकिन धर्म को तो यहां लोग दूसरे रूप में प्रोड्यूस कर रहे हैं। दे आर प्रोड्यूसिंग द रिलीजन एज पर देयर ओन एस्पेक्ट। तो ऑटोमेटिकली धर्म का नाश होना शुरू है। धर्म अगर सही ध्यान से हम चलना शुरू करें, तो निश्चित तौर पे समाज की सारी कुरीतियां समाप्त हो जाएगी। आज जिहाद 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 चिल्ला रहा है। जिहाद का मतलब क्या है? अपनी बुराइयों से लड़ना। जी। लेकिन जिहाद का अर्थ है यहां कि नहीं, हिंदूज को मार दो, वो जिहाद है। हिंदूज कहते हैं ना भैया मुस्लिम को मार दो, वो गलत है, वो सही है। तो इस तरह से आप सोचो ना कि आप धर्म को तो अपने हिसाब से अब जोत रहे हो। यू आर फ्लोइंग द धर्म, रिलीजन, जबकि रिलीजन यह सब सिखाता है कि मानवता में बसो, हर आदमी का कल्याण करो। किसी के लिए दर्द उत्पन्न होता है, वो धर्म है। किसी की मदद करना, वो धर्म है। असत्य से बच के निकलना, वो धर्म है। एक सिंपल सा चीज देखो, एक सोच, धर्म का एक खास वर्ड आता है धर्म में, शौच। शौच मीन्स क्या? क्लीननेस। वेदर क्लीननेस ऑफ द बॉडी, नो, रादर द क्लीननेस ऑफ द हार्ट। तो जब हम क्लीननेस ऑफ द हार्ट को नहीं कर रहे हैं, तो धर्म को तो अपने हिसाब से बांट रहे हैं ना। जी। सर, कैसे मानव को, जैसे आपने जो यहाँ शुरुआत की है सर, आज जो बेगूसराय में आपने लोगों को जागरूक किया है, साईं मंदिर, साईं की रसोई, ये इस तरह की परिकल्पना, इस तरह की सोच, मतलब शिरडी में साईं मंदिर है और वो साईं मंदिर हमारे बेगूसराय में हो, इसकी परिकल्पना मन में कैसे आई, कैसे आपने इसको पहल किया सर? साईं मेरे सदगुरु है। मैं कभी नहीं मानता इस बात को कि साईं भगवान है, मैं कभी नहीं कहता इस बात को। अपने सनातन धर्म में अगर जाओगे तो गुरु की प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा मानी गई है। इसलिए कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। तो सदगुरु, उनका सबसे पहली चीज उनकी क्या मुझे अच्छी लगी कि उनका एक स्लोगन मैंने पढ़ा था, सबका मालिक एक है, सबका मालिक, वननेस। मेरा सनातन धर्म भी कहता है वननेस, इस्लाम भी कहता है वननेस, क्रिश्चियनिटी भी कहता है वननेस। तो हमने इसको अपने हिसाब से बांटा। साईं मंदिर की परिकल्पना जो मेरे मन के अंदर आई, मेरे मन के अंदर हमेशा था, जब मैं साईं को पढ़ना शुरू किया तो मेरे मन के अंदर एक बात आई कि साईं मंदिर के माध्यम से लोगों को इस बात के लिए जागरूक करना कि हम सब एक हैं, नंबर एक। नंबर दो, मेरे मन के अंदर था कि बाबा ने के बताए हुए रास्ते पे चलना, गरीबों को और सहाय को, इन सारे लोगों को किसी न किसी रूप से मदद करना।
और मेरे मन के अंदर एक और चीज़, एक बार मैंने पढ़ा था रविन्द्रनाथ टैगोर को, उनका एक बहुत खूबसूरत सा एक कविता है, वक एलोन वक एलोन वक एलोन, एकला चलो एकला चलो एकला चलो। मैं चला तो अकेला, बट मेरे दोस्त, मेरे शागिर्द सब साथ होते चले गए। और ऑटोमेटिकली आज मैंने जो साईं मंदिर में नेकी की दीवार शुरू किया, तो मैंने देखा कि बहुत लोग जिनके पास बहुतायत से कपड़ा, कंबल वगैरह वगैरह है, वो अपने मन से वहां पे दान देना शुरू किया। और ये भी कहा कि मुझे इसके लिए पब्लिसिटी नहीं चाहिए, आप इसको बांटते चले जाओ। तो अगर आप शुरुआत करोगे किसी अच्छी चीज की, तो निश्चित तौर पे ये प्रेरणा बनेगा दूसरे लोगों के लिए भी। और जो बना, तो धीरे धीरे मेरा एक ही आप कहने का अर्थ ये है कि सदगुरु साईं बाबा के मंदिर को बनाने का मेरा ध्येय ये था कि मानवता की सेवा करना, इसके लिए लोग को प्रेरित करना कि किस तरह से मानवता की सेवा आप कर सकते हो अपने अपने मीन्स के हिसाब से। अगर कोई टीचर है, 1 घंटा वो किसी गरीब बच्चों को पढ़ाने में अपने देता है, जैसे आपने देखा कि बच्चों के पाठशाला रौनक ने परैप शुरू किया, कितने अच्छे से चल रहा है। साईं की रसोई अमित ने शुरू किया, अमित है, नितेश है, वगैरह वगैरह, वैभव है, कई बच्चे, उसकी एक टीम है, उन लोगों ने शुरू किया तो लोग आगे आए ना। तो ऑटोमेटिकली अगर आप शुरू करते हो तो समाज तो इंतजार कर रहा है, बहुत लोगों के पास वक्त नहीं है, तो आप एक प्लेटफॉर्म देते हो। जैसे डॉक्टर रोशन की बात कर लो आप, डॉक्टर रोशन साहब ने ये प्लेटफॉर्म पैदा किया। जब उन्होंने ये प्लेटफॉर्म पैदा किया तभी आप समाज को बता रहे हो, चाहे वो साईं मंदिर के बारे में बता रहे हो, आप बच्चों के पाठशाला के बारे में बता रहे हो, या आप साईं की रसोई के बारे में बता रहे हो। उन्होंने एक क्रिएशन, एक क्रिएटिवनेस उनके अंदर आया, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया। इस प्लेटफॉर्म को बनाने के बाद उन्होंने समाज को कुछ दिया। तो आप उनकी सोच तो अकेली थी, पहली उनकी सोच अकेली थी, बाद में आप जुड़े, राणा साहब जुड़े, शुभम जुड़े, जो भी बच्चे जुड़े, आप लोगों ने उनके कार्य को आगे बढ़ाते चले गए आप। तो यही आप सोच के चलो कि मानवता की सेवा करना मेरा सबसे पहला धर्म है जी। और इसी उद्देश्य से मैंने साईं मंदिर बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप जैसे उद्गार, आप जैसे प्रबुद्ध जन हमारे जिले में है, और हमें काफी गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि आज इस स्टूडियो में हम आपके साथ आपके विचारों का साझा कर रहे हैं। और जो मुहिम आपने छेड़ा है, निश्चित रूप से ये बदलाव लाएगा, हमारा स्वर्णिम बेगूसराय हम सबकी पहचान बनेगी। सर, साईं मंदिर का उद्देश्य क्या है? साईं मंदिर का उद्देश्य अभी मैंने बताया आपको, मानवता की सेवा करना, लोगों को बताना कि बाबा क्या चाहते थे, बाबा कैसे गरीबों के लिए खड़े रहते थे, कैसे गरीबों की मदद करते थे, कैसे भूखों को खिलाते थे, कैसे नंगों को कपड़ा प्रदान करवाते थे। मेरा उद्देश्य केवल यही है कि धीरे धीरे समाज में इस बात के लिए जागरूकता लाना। सर, यहाँ इस बेगूसराय जिला में जिसे कहा जाता है कि नक्सलवाद से जोड़ के देखा जाता है, आपराधिक प्रवृत्ति से जोड़ के देखा जाता है, या उग्र स्वभाव के रूप से जोड़ के देखा जाता है, इस परिस्थिति में, इस माहौल में आप जिस साईं मंदिर को कहाँ देखते हैं, या आपको क्या जन समर्थन मिला, जन सहयोग मिला? आप एक बात समझो कि बेगूसराय के बारे में अगर कोई ये कहता है कि उग्र है, सर्टेनली हमारा जो कॉलेक्टिव लैंग्वेज है वो थोड़ा हार्ड एंड टफ है, लेकिन बेगूसराय की धरती के बारे में मेरी समझ है, यहाँ के युवाओं के बारे में, कि दिल के बहुत साफ हैं। उनको सही मायने में रास्ता देने की जरूरत है। अगर उनको सही रास्ते पे चलाने का प्रयास आप कर दोगे, और अगर उस रास्ते पर निकल गए, आप एक बात जानो, जो इंटेलिजेंट होता है ना, वही रास्ता को डेविएट भी करता है। तो उस डेविएशन को केवल हम अभिभावकों का ये पहला कर्तव्य है कि उन बच्चों को एक सही रास्ता, सही आयाम देना। और जिस दिन हमने ये आयाम देना शुरू किया, बेगूसराय की धरती पर न कोई उग्रता है, न कोई अपराध है, केवल उसको कर्ब करने की जरूरत है, थोड़ा रास्ता देने की जरूरत है। और साईं मंदिर का उद्देश्य उन बच्चों को सही रास्ते पे ले आना, उनको सही सीख देना, ये मेरा सबसे पहला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, भारत युवाओं का देश है और युवा देश के कर्णधार हैं, तो जो युवा यहाँ से आपको सुन पा रहे हैं, उन युवाओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? एकमात्र मेरा एक ही संदेश है कि युवा अगर अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन वर्ड एक ऐसा है जिसको बचपन से आपने सुना होगा, और हर आदमी कह रहा है भाई डिसिप्लिन में रहो, लेकिन मेरी नजर में सेल्फ डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि अगर मैं समाज को सुधारने चला हूं, किसी के अंदर डिसिप्लिन पैदा करना चाहता हूं, तो मुझे अपने अंदर डिसिप्लिन लाना होगा।
सेल्फ डिसिप्लिन की परिभाषा आप सिंपल सा समझ लो। मैं रोड से गुजर रहा हूं, मेरे पास एक बाइक है, मैं उधर से मेरा एक दोस्त आ रहा है, मैं गाड़ी बीच रोड पे लगाता हूं विदाउट केयरिंग कि दूसरे लोग जो बगल से गुजर रहे हैं उनको क्या कठिनाई होगी। ये सेल्फ डिसिप्लिन है, अपने अंदर का डिसिप्लिन है कि मैं ये चाहूं कि मैं थोड़ा रोड के साइड में होके करूं जिससे दूसरे को कुछ घाटा ना हो जाए। मैं बाइक से चल रहा हूं, गाड़ी से चल रहा हूं, मोबाइल का इस्तेमाल में कर रहा हूं, ये मेरा सेल्फ डिसिप्लिन है। जिस डिसिप्लिन को अगर अपने अंदर मैंने पैदा कर लिया तो दूसरे के, यानी कि अपनी कठिनाइयों को, जो चीज मैं खुद फील करता हूं कि ये मेरे लिए बुरा है, वो दूसरे के लिए भी मैं सोचूं कि उसके लिए भी ये बुरा होगा, दैट इज कॉल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। तो मैं युवाओं को एक ही चीज संदेश देना चाहता हूं कि वो अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन पैदा करें, उसके बाद तो ये पूरा हिंदुस्तान स्वर्ग हो जाएगा। जी जी सर, आपके मुखमंडल की आभा को देखकर मैं काफ़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ। मुझे भी लग रहा है कि आज जो आपके मुखमंडल की आभा है काफ़ी चमक रही है। आपको नहीं लगता कि आज के युवाओं में हताश, निराशा और कहीं ना कहीं नकारात्मकता का जो एक नकारात्मकता का जो बोध होता जा रहा है? बहुत सारे उदाहरण हैं, सुशांत, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण भी आपके सामने हैं। कहीं ना कहीं इससे वो निकल नहीं पा रहे हैं, इससे वो कैसे निकले? बाबू एक बात समझो ना आप गौरव, कि चूंकि मैं हिंदुस्तान की धरती का हूँ, बिहार की धरती का हूँ, जहाँ गंगा भी पूजी जाती हैं, दूसरे देशों में भले ही एक नदी हो, लेकिन मेरे लिए ये माँ कहलाती हैं। पर्वत हिमालय को भी हम भगवान मानते हैं, हर चीज में देवत्व का वास, देवत्व का वास हम लोग देखते हैं। ये निश्चित तौर पे मैं इस पीढ़ी के नहीं, इस पीढ़ी के पिछले पीढ़ी का दोष देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इन बच्चों को ये प्रेरणा नहीं दिया, ये सीख नहीं दिया कि जीवन कैसे जिया जाता है और जीवन जीने के लिए कौन कौन सी कठिनाइयां हैं, उसका सामना कैसे करना चाहिए। हम अपने बच्चों को मम्मी पापा डैडी वगैरह सिखाते तो हैं, लेकिन ना हम रामायण का चरित्र उनको सिखाते हैं, राम का चरित्र सिखाते हैं, न गीता का पाठ हम देते हैं। ये सारी चीज़ें समाप्त होती चली जा रही हैं और ये मूल कारण है आज के नौजवानों के अंदर हताशा, निराशा, पॉजिटिवनेस की कमी, पॉजिटिविटी की कमी। इसका मूल रीज़न यही है। अगर हम बैक चले जाएं, आज भी मैं अभिभावकों को कहना चाहूँगा कि निश्चित तौर पे आप अपने बच्चों को सारी उच्च शिक्षा दें, जितनी शिक्षा देना चाहते हैं आप दें, लेकिन साथ साथ अपने कल्चर से जुड़ाव बिल्कुल पैदा करवाना सीखें। जो अपने कल्चर से जुड़ाव पैदा अगर नहीं होगा, हम लोग पहले बच्चे बचपन में थे तो माँ कहती थी सुबह 5 मिनट आंख बंद करके बैठो ना, दैट वॉज ए पार्ट ऑफ मेडिटेशन। आज वो नहीं है। आज मेरा बच्चा सुबह उठता है और मैं जल्दी जल्दी उसके बदन पे पुस्तकों का बोझ डालता हूं और भैया मैं भेज देता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, भैया रामायण क्यों पढ़ रहा है, गीता क्यों पढ़ रहा है? दुर्भाग्य है हमारा कि आप चले जाओ 90% घर में आज आपको रामायण नहीं मिलेगा। भगवान राम के चरित्र को अपने अंदर डालने की, उनकी कहानी को बताने की, हम लोग की नानी कहानियां कहा करती थी जिससे बहुत ज़्यादा सीखें पड़ी रहती थी, लेकिन आज वो कहानियां समाप्त हो चुकी हैं। आज बच्चों को आप मोबाइल देते हो नेट के साथ और कहते हो वो सर्फिंग करता चला जा रहा है, यू आर नॉट केयरिंग एट ऑल कि वो बच्चा क्या देख रहा है। तो ऑटोमेटिकली जिस परिस्थिति में, जिस सामाजिक परिस्थिति में उसको आप ढालोगे, जिस तरीके में उसको ढालोगे, तो उसका परिणाम तो आपको भुगतना पड़ेगा ना। आज हम भी भुगत रहे हैं। इसलिए सबसे पहली चीज कि हम बहुत अच्छी एजुकेशन लें, लेकिन साथ साथ अपने धर्म के पुरानी चीज़ों को, अपने पुराणों को, अपने वेदों को निश्चित तौर पे अपने बच्चों के अंदर इनकलकेट करें, सो दैट कि उनके अंदर निगेटिविटी की मात्रा कमती चली जाए, पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाए। और जैसे पॉजिटिवनेस आएगा ऑटोमेटिकली सारे कुछ समाप्त हो जाएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे ये लेना चाहूँगा सर कि एक वकील के रूप में सर कितना मुश्किल होता है ये जानते हुए कि वो जो व्यक्ति है, जो उसका मुवक्किल है, वो बहुत बड़े जघन्य अपराध में, जब जघन्य अपराध का है ये क्यों कि उसका जो मुवक्किल है वो जघन्य अपराध में पड़ा हुआ है, ये सब जानते हैं, फिर भी उसके साथ खड़ा होना।
हार्ट पेन आपने मेरे एक दुखते हुए दर्द को जगाया है। ये कहानी बहुत पहले की है। क्योंकि आप जान रहे होते हो कि वो अपराधी है और उसको डिफेंस करना कितना मुश्किल होता है सर। एक मुकदमा मैं देख रहा था, मैं नाम नहीं खोलना चाहता, नाम खोल भी नहीं सकता हूं, इथिक्स मेरा नहीं है। सर्टेनली मैं वकालत करता हूं और जो पार्टी मुझे अप्रोच करती है उसका मैं काम करता हूं, लेकिन कभी कभी ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है एक वकील के लिए। मैं काला कोट पहनता हूं, वाइट शर्ट पहनता हूं, यानी कि मैं अंदर से सफ़ेद हूं, ऊपर से मैं लवादा काले कोट का डाला है मैंने। डिफेंड करना मेरा काम है, लेकिन एक कहानी मुझे याद आती है विच इज रियली पेनफुल। एक छोटे से बच्चे का किडनैपिंग हुआ था, उसके मुंह में कपड़ा गौज करके उसको रेता गया था। वो मुकदमा मैंने गछा था और जब मैंने केस डायरी पढ़ना शुरू किया, जब उस एक्यूज्ड का मैंने कॉन्फेशन पढ़ा था तो रियली मैं रोया था। मैं छोड़ नहीं सका था उस मुकदमे को, क्योंकि मैं एक बार अपना वकालतनामा दे चुका था। जज साहब से मैं कहने भी गया कि सर ये केस मैं नहीं लड़ पाऊंगा, लेकिन डिस्पाइट दैट जज साहब ने कहा कि वंस यू हैव गिवन द वकालतनामा आप नहीं छोड़ सकते, ये आपके एथिक्स के खिलाफ है। मैं लड़ा था वो मुकदमा, और मैं जब इजलास पे होता था तो मैं मन से ऑनेस्टी के साथ उस आदमी का काम करता था, लेकिन घर आने के बाद मैं रोता था। इसलिए आपने कहा ना कि अगर आपको ये जानकारी हो जाए कि किसी व्यक्ति ने जघन्य अपराध किया है, उसके बावजूद अगर मैं उसको डिफेंड कर रहा हूं, मैं समझता हूं कि हम लॉयर्स ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन जिस दिन ऐसा करना हम लोगों ने शुरू कर दिया, अपराध घट जाएगा। सर आज हमारे केवी स्टूडियो में आप आए, आपने अपने सुंदर विचार, मोटिवेशन, धर्म, प्रेरणा, मानवता, न्याय, इन सभी से जुड़ी हुई बातें हमारे साथ साझा की। मुझे काफ़ी गौरवान्वित महसूस हो रहा है और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और जो भी दर्शक यहाँ से आपको देख पा रहे हैं, निश्चित रूप से उनके जीवन में भी ये प्रेरक विचार निश्चित रूप से बदलाव लाएंगे और वो मानव और समाज के लिए कुछ करने के लिए आगे आएंगे। सर आप यहाँ आए, इस केवी स्टूडियो में आपको आकर कैसा लग रहा है सर? रियली इट्स अ ग्रेट, बहुत खूबसूरत लगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं केवल डॉक्टर रोशन साहब को नहीं, बल्कि आप जैसे उनके सारे टीम के बच्चों को, कि आप लोगों ने जो मुहिम चलाई है, दैट्स अ वंडरफुल। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार। और मैं आशा करता हूं कि पुनः आप हमारे स्टूडियो आए और अपने विचारों से हम सबको प्रेरित करते रहे। बहुत बहुत श्योर। ओम साई राम।